हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जैसे कि इससे पहले एक सीरीज चल रही थी, तो कंटिन्यू उसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। साइटोलॉजी चैप्टर चल रहा है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे पहले जो सेल डिवीज़न की क्लास एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, जिसमें 21 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, और आज हम 22 से स्टार्ट करके लगभग 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे विद एनालिसिस। अच्छे से समझेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइम जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसमें लगातार क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। केमिस्ट्री में जो प्रैक्टिस हुई थी, उसी से जहाँ हो गया है एग्ज़ाम, वहाँ उसी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर नीचे इसका आंसर चूज करना है। तो पहला है सिनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। सिनेप्सिस कामा अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो इसको मिलाना है। एनाफेज जाइगोटीन, G2 फेज, एनाफेज फर्स्ट और पाइकेटिन। तो इसको इससे मिलाना है। तो सिनेप्सिस किस में होता है? सिनेप्सिस होता क्या है पहले ये समझ लो। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, उसको बोलते हैं सिनेप्सिस। तो क्रोमोसोम का पेयरिंग किस में होता है? जाइगोटीन में। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट किससे मिलेगा? सेकंड से। फर्स्ट का आंसर सेकंड। और अलाइन क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम, जब होमोलोगस एक समान समजात गुणसूत्र एक पास आते हैं, तभी तो उसमें पेयरिंग होती है, सिनेप्सिस। तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर है ऑप्शन नंबर बी, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन के सिंथेसिस G2 फेज में होता है। किसमें? G2 फेज में। ये इंटरकाइनेसिस का पार्ट है। किसका है? इंटरकाइनेसिस का। तो इसमें बी का हो जाएगा थर्ड। बी का ऑप्शन थर्ड। इसी तरह से ऑप्शन सी, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। तो एंजाइम रिकॉम्बिनेज कब काम करता है? जब रिकॉम्बिनेशन होता है, 2 क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पुनर्युगज विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, जिससे तो जो काइमेटा का फॉर्मेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होता है पाइकेटीन में। किसमें? पैकेटीन में। तो सी का ऑप्शन फिफ्थ हो जाएगा करेक्ट। फिफ्थ ऑप्शन। डी है सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड अपोजिट पोल्स। इसका आंसर क्या है? तो डी का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एनाफेज जो होता है, इसमें सेंट्रोमियर अलग नहीं होते हैं, लेकिन क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों पे, अपोजिट पोल पे मूव करने लगते हैं। तो डी ऑप्शन का फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ए का सेकंड और बी का थर्ड, सी का फिफ्थ और डी का फोर्थ। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को इसका PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट G0 फेज। G0 फेज के बारे में पूछा गया है, इसमें कौन सा गलत है? करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछा गया है। इस पर काफ़ी ध्यान देना है, करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो पहला है माइटोसिस अक्कर आफ्टर G0 फेज। G0 फेज के बाद में माइटोसिस होता है? नहीं, क्योंकि माइटोसिस और G0 फेज ये अलग अलग चीज़ें हैं। G0 फेज क्या है? ऐसी कोशिकाएं जो डिवाइड नहीं कर रही, सेल से बाहर निकल गई हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। उपापचय दृष्टि से अगर देखा जाए तो G0 फेज की जो कोशिकाएं हैं वो एक्टिव होती हैं। पूछता है क्वेश्चन कि जो G0 फेज में कोशिकाएं होती हैं, सेल्स, वो डिवाइड करती हैं या नहीं? तो डिवाइड नहीं करती हैं, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं। तो ये रॉन्ग आंसर है। तो इसमें इनकरेक्ट ही पूछा है, तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइटोसिस, इसके बाद में माइटोसिस नहीं होता है, ये अलग बात है। ये G0 जो है ये सेल साइकिल से अलग होता है। इस तरह समझिए आप। मान लीजिए ये सेल साइकिल था। सेल साइकिल को 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, G1, S और G2 और M फेज। इसके बाहर जो यम के बाद में इस तरह से बाहर निकल जाती हैं कोशिकाएं। कैसे? बाहर, उसको बोलते हैं G0। तो इसका सेल साइकिल या कोशिका चक्र से कोई भी संबंध नहीं है। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा पहला।
आगे देखते हैं, आगे भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो मिल गया है हमको, यही ऑप्शन ए है। फिर है बायो कैटेलिस्ट कैन बी यूज टू एग्जिट जी नॉट फेज। हाँ, तो कुछ ऐसे बायो कैटेलिस्ट होते हैं जो उत्प्रेरक जो जी नॉट फेज में कोशिकाओं को बाहर कर सकते हैं। सेल वॉल्यूम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग दिस फेज। इस अवस्था के दौरान कोशिकीय आयतन लगातार बढ़ता रहता है। ये भी ऑप्शन सही है, करेक्ट है, क्योंकि अभी बताया था मैंने कि मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। जो सेल सक्रिय होगी उपापचयी दृष्टि से तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा लगातार। अगला ऑप्शन है सेल मेटाबॉलिज्म अक्कर्स कॉन्टिन्यूसली इन जी नॉट फेज। जी नॉट अवस्था में कोशिकीय उपापचय निरंतर होता रहता है। तो यही तो उतनी देर से समझा रहा हूँ कि ये जो जी नॉट की सेल्स होती हैं ये डिवाइड नहीं करती लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अ सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर्ड टू गैमेट ऑफ द सेम स्पीसीज हैज। एक कायिक कोशिका में जिसने अपने कोशिका चक्र की अभी अभी यस प्रावस्था पूरी की है उसी स्पीसीज के युग्मक की तुलना कीजिए। तो यस प्रावस्था में क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है किसका, डीएनए का। डीएनए की मात्रा जो है डबल हो जाती है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फोर्थ हो जाते हैं। तो अगर युग्मक से देखा जाए तो युग्मक की तुलना में डीएनए डबल होगा जनक में और जो क्रोमोसोम्स होते होंगे वो 4 टाइम्स होंगे। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। डीएनए 4 टाइम हो जाएगा और क्रोमोसोम का नंबर जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा कंपेयर टू पेरेंट्स गैमेट में। क्वेश्चन नंबर 25। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मेयोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। अब ये काफ़ी घुमाया हुआ क्वेश्चन है। अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये इवेंट्स लिखे हुए हैं ये किस फेज में आते हैं, किस स्टेज में आते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर कब होता है, ये होता है पैकेटीन में। किस में, पैकेटीन में, पैकेटीन। सिनेप्सिस अभी इससे पहले बताए थे सूत्र युग्मन, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये किस में होता है, जाइगोटीन में, जाइगोटीन। अगला है काइनेमेटा का अंत, मतलब टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइनेमेटा, ये होता है डाइकाइनेसिस में। किसमें, डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस। और डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ये सबसे लास्ट का प्रोसेस, सबसे लास्ट का। तो इसमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसमें देखा जाए सबसे पहले कौन आएगा, जो डी ऑप्शन है तो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो डी देखो 2 में आ रहा है, ऑप्शन बी में और ऑप्शन ए में। तो अब इन दोनों में कंपेयर करना है। पहला क्रॉसिंग ओवर जो है, क्रॉसिंग ओवर, ये पैकेटीन, सबसे पहले आएगा जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद में क्या आता है, पैकेटीन। तो जाइगोटीन बी वाला सबसे आगे होना चाहिए। तो बी वाला किस में है, ऑप्शन ए में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले बी होगा सिनेप्सिस, उसके बाद में ए क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद में ऑप्शन सी काइनेमेटा का उपांति भवन या अंत, फिर डी हो जाएगा न्यूक्लियोसोम का लुप्त होना। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है ये अभी बताए थे किसमें होता है, पैकेटीन में। तो पैकेटीन किसके अंदर आता है, प्रोफेज फर्स्ट में। आप लोगों को ब्राइफ क्लासिफिकेशन इसका बता दूं कि सेल डिवीजन आखिर किस तरह से होता है, इसमें कौन कौन सी क्लासें होती, बस 1 मिनट की बात है। अगर माइटोसिस की बात की जाए, माइटोसिस, क्योंकि ये जब तक पता नहीं होगा तब तक क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से नहीं होते। आप लोगों को कुछ को पता भी होगा जो अच्छे से पढ़े होंगे। तो माइटोसिस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किसमें, एक है यम फेज, यम स्टेज, और दूसरा है आपका इंटरकाइनेसिस, इंटरफेज। 2 फेज में डिवाइड किया गया है। अब इंटरफेज में भी कितने पार्ट होते हैं, G1 यस फेज और G2 फेज। और यम फेज में कितने होते हैं, यम फेज में पहला होता है प्रोफेज, इसके बाद में सेकंड कौन सा होता है, मेटाफेज, और थर्ड कौन सा होता है, एनाफेज।
और लास्ट होता है टीलोफेज। तो इस तरह से माइटोसिस को आप डिवाइड कर सकते हो। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यम स्टेज और इंटरफेज। इंटरफेज में 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? G1, S और G0। G1 में क्या होता है? प्रोटीन और आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है डीएनए का। S फेज और G2 फेज में डिवाइड होता है। इसी तरह से यम स्टेज को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब जो प्रोफेज है, कौन सा? प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को अगर डिटेल में देखना है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, तो इसका लेक्चर डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। वैसे तो आप लोगों के अब एग्ज़ाम ही हो रहे हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम भी कम है, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो प्रोफेज होता है इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। ये बात कर रहा है मियोसिस का। अगर मियोसिस को देखा जाए, मियोसिस तो मियोसिस में देखो दो होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड किया गया इसको। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा? फिर वैसे ही जो यम स्टेज होगा, क्या? यम फेज में इसमें इसको यम फेज फर्स्ट, जितने मियोसिस फर्स्ट में आएंगे उसमें फर्स्ट लगाते जाओगे। प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज फर्स्ट, इसी तरह से एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट आएंगे। लेकिन इसका जो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट होता है, इसमें भी कई सारे पार्ट होते हैं। पहला होता है लेप्टोटीन और दूसरा होता है जाइगोटीन। तीसरा होता है पैकेटीन और इसके बाद में आता है डिप्लोटीन, फिर लास्ट में आता है डाइकाइनेसिस। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको इससे पहले भी बताया था कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो होता है पैकेटीन में। किस में होता है? पैकेटीन में। अब पैकेटीन किस में आ रहा है? प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में। तो यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन था, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, कहाँ पाया जाता? तो ये प्रोफेज फर्स्ट में होता, तो क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन में है। तो पैकेटीन किसके अंतर्गत आता है? प्रोफेज फर्स्ट में। इसीलिए बताना पड़ा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस डिटेल में नहीं पढ़े होंगे तो उनको समझ में नहीं आया होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो लेक्चर देखो इसका पूरा जाके, तो बिंदास समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है 27, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड अराउंड द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। मतलब सेल के मिड में कब आते हैं? तो वो मेटाफेज होता है। इसीलिए इसका नाम है मेटाफेज, क्योंकि मेटा मीन्स होता है मिड। इस तरह से सेल होता है, इसमें ऐसे अलाइन हो जाते हैं गुणसूत्र मिड में, इस तरह से गुणसूत्र मिडिल, इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटर ऑफ स्पिंडल। तो मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं सेल के। क्वेश्चन नंबर 28, इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। एस फेज के बारे में पूछा है। पहला, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज। क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता है, इसमें क्या होता है? केवल डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होगा, डीएनए डबल होगा। तो अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस टू हाफ इन ईच सेल। रिड्यूस नहीं होगा, इसमें हाफ नहीं होगा, डबल होता है, तो ये भी गलत है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स सेम। तो सेम, अगर सेम ही रहेगा तो फिर डिवीजन का मतलब ही क्या है? तो एस फेज में क्या होता है? डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, होमोलोगस पेयरिंग इन प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट इज कॉल्ड। मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें जो होमोलोगस पेयरिंग होती है, अभी इससे पहले बताया था ना कि क्रोमोसोम की पेयरिंग किसमें को क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस बोलते हैं। सिनेप्सिस ये जाइगोटीन में मिलता है,
पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेप्सिस। ये लिंकेज, जो लिंकेज है ये काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है, डिप्लोटीन में वहाँ होता है, क्रॉसिंग और पैकेटीन में होता है। इस तरह से देखा जाए तो सिनेप्सिस सही हो जाएगा। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स और किस में पाया जाता है, जाइगोटीन में। एक एक शब्द याद करके चलना, क्योंकि एग्जाम अभी आ चुके हैं, सीधा याद ही कर लो चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 30, इन मियोसिस द सेंट्रोमियर डिवाइड्स ड्यूरिंग। सेंट्रोमियर कब डिवाइड करते हैं, तो सेंट्रोमियर प्रोफेज सेकंड में डिवाइड करते हैं, कब, एनाफेज सेकंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनाफेज सेकंड में, या द्वितीयक पश्चावस्था जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ड्यूरिंग इंटरफेज आरएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन। तो आरएनए और प्रोटीन ये G1 और G0 दोनों फेजों में डिवाइड होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। जैसे कि माइटोसिस में बताए थे इंटरफेज, अब इंटरफेज में 3 प्रावस्थाएं थी। तो G1 प्रावस्था में क्या होता है, अब ऐसे देखिए, जब यस प्रावस्था में आती है सेल तो इसमें क्या होता है, DNA डबल होता है। तो DNA को डबल होने के लिए पहले उसमें हिस्टोन प्रोटीन और DNA का जो मटेरियल है, जो कच्चा पदार्थ है उसका, तो वो पहले से तैयार होना चाहिए, तभी तो डबल हो पाएगा। तो G1 में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और जो DNA को बनाने वाली चीज़ें हैं वो उन सबका न्यूक्लियोटाइड वगैरह जो है, शुगर है, फॉस्फेट है, इन सबका डुप्लीकेशन होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है, निर्माण। तो G1 में भी होता है। और इसके बाद में यस आता है, इसमें DNA डबल हुआ, फिर G2 में गया, G2 में क्या होगा, इसमें भी RNA और प्रोटीन का निर्माण होगा, ताकि यम फेज में जो सेल डिवाइड होगी तो दोनों सेल में बराबर मात्रा में बट सके। तो G1 और G2 में प्रोटीन और RNA का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इन बोथ G1 एंड G2 फेज, दोनों में RNA और प्रोटीन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 32, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप्स एट द इक्वाटोरियल प्लेट इन मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस इन अ प्लांट विद 2n = 50 सेल भी। अच्छा, इसमें पूछा गया है कि पहले किसी सेल में कितने थे, मियोसिस फर्स्ट से पहले कितने थे, मेटाफेज फर्स्ट से 2n = 50, फिर उसके बाद में जो मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज फर्स्ट के बाद में कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम। तो मेटाफेज जो है फर्स्ट मियोसिस का, इसमें हाफ हो जाते हैं क्रोमोसोम, तो 50 से कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो 25 इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस ले इन। अर्धसूत्री विभाजन का महत्व है। तो इसमें क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, पहला है रिडक्शन ऑफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हैप्लॉइड। मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉइड हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, जिसमें मियोसिस होगा तो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड हो ही जाएंगे, 2n वाले n में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो राइट आंसर है। फिर हम मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन द नंबर ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये भी राइट आंसर है, क्योंकि मान लो ये है फीमेल और मेल। फीमेल में बनेगा ओवम, क्या बनेगा, ओवम, और मेल में स्पर्म। तो ये स्पर्म और ये देखो फीमेल और मेल दोनों 2n है, क्या है 2n। तो इसमें दोनों में मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस, दोनों में मियोसिस होगा, जिससे कि ओवम और स्पर्म बनेंगे। तो ये कैसे होते हैं, n और n। अगर यहाँ पे रिड्यूस नहीं होगा क्रोमोसोम का नंबर, 2n का 2n ही आ जाए, तो अगली पीढ़ी में कितने होंगे। मान लो आपके पापा और मम्मी से 46 गुणसूत्र आते द्विगुणित अवस्था में, तो आप में कितने होते, तो आप पूरी दुनिया में एक्सेप्शन हो जाते पूरे वर्ल्ड में। तो इस तरह से मियोसिस होना जरूरी है। मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। जब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन, तो उससे जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट वो फिर से 2n, तो मतलब इसकी कंसिस्टेंसी बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन द नंबर ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर अगला है ऑप्शन, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज। किसी भी जाति की जो जनसंख्या उसमें आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न करता है। यस, क्योंकि मियोसिस ही वो डिवीजन है जिसमें क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है,
इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में रिकॉम्बिनेशन होता है उनके अंदर, और काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे कि जीन्स चेंज हो जाते हैं दोनों के। मान लो फीमेल और मेल दोनों के क्रोमोसोम अलग अलग जब एक में फ्यूज करेंगे मियोसिस के थ्रू, तो उसमें रिकॉम्बिनेशन होगा, जिससे कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। आगे जब मेंडलिज्म पढ़ेंगे और उसके आगे के सेक्स डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे तो उसमें अच्छे से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 34, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड टू एज 2C। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C हो तो कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C स्तर तक हो जाती है। डीएनए की मात्रा पूछा गया है, स्टार्टिंग में 2C है, तो कौन सी ऐसी प्रावस्था है जिसमें 4C हो जाएगा। तो पहला है ओनली G2, तो ये तो करेक्ट है ही, लेकिन और भी देख लेते हैं G2, क्योंकि G2 कब आता है, इधर देखिए ये है यस में डबल होगा। यस से पहले कितना था 2C, और यस के बाद में कितना हो जाएगा, यस में कितना होगा 4C, क्योंकि इसी में डबल होगा। फिर आगे तो 4C चलता रहेगा, तो G2 में कितना होगा 4C, और आगे यहाँ भी होगा 4C, फिर इसके बाद में डिवाइड होगा तो 2C में फिर डिवाइड हो जाएगा। तो इतना जो पार्ट है ये G2 और यस इन दोनों में 4C होगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए पहला है ओनली G2, तो ये तो करेक्ट है। फिर G2 और यम, क्योंकि यम में डिवाइड हो जाएगा ना, आगे बताया कि यम में फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताया है कि कॉर्नर तक G2 और यम के बीच तक 4C रहेगा, यहाँ तक G2 के लास्ट तक, लेकिन यम में क्या होगा 2C और 2C में डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर अगला है G0, तो G0 की तो बात ही मत करो, क्योंकि ये तो सेल साइकिल के बाहर का पार्ट है, और G1 में 2C ही होता है। फिर है G1 और यस, तो यस तो सही है इसमें, लेकिन साथ में G1 है, G1 में कितना होगा 2C, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द म्यूटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट व्हिल द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन्स एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स। वह कौन सी अर्धसूत्री अवस्था होती है जिसमें समजात क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, जबकि संतत क्रोमेटिड्स अपने सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। मतलब ये बात इस तरह से कर रहा है, ये दोनों क्या हैं आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसे समझिए ये सेंट्रोसोम होता है बीच में, ये दोनों क्या हैं आपस में, ये क्या है सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों क्या है सिस्टर क्रोमेटिड। ये एक क्रोमेटिड ये दूसरा क्रोमेटिड, जब एक में आपस जुड़े हैं, आपस में एक में जुड़े होंगे तो सिस्टर क्रोमेटिड बोलोगे, और एक दूसरा जब इसके ऊपर इस तरह जोड़ोगे तो ये दोनों आपस में, ये दोनों क्या कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो इसमें अगर देखा जाए पूछा गया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम वो अलग हो जाते हैं, ये दोनों आपस में अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा एक और ये अलग हो जाएगा, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड जो सिंगल ऐसे लगे हुए हैं ये अलग नहीं होते हैं। तो ये कौन सी स्टेज होती है जिसमें होता है, तो एनाफेज जो फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट का एनाफेज फर्स्ट, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, लेकिन सेंट्रोसोम से सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच फेज कम्स इन बिटवीन द G1 एंड G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। मतलब G1 और G2 के बीच में कौन आता है, जितना बता दें उतने से सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। G1 और G2 के बीच में कौन आ रहा है, यस फेज, तो आराम से आंसर टिक कर सकते हो यस फेज। और इसमें था द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिड टेक्स प्लेस इन, क्रोमेटिड का निर्माण कहाँ होता है, तो क्रोमेटिड जो होते हैं इनका सिंथेसिस किसमें होता है, यस फेज। अच्छा इसका यस फेज नाम क्यों पड़ा, यस का मतलब है यहाँ पे सिंथेसिस, मतलब इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज। यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर का सिंथेसिस होता है जिससे कि डीएनए डबल हो जाते हैं, संश्लेषण होता है यहाँ डीएनए का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ड्यूरिंग माइटोसिस ER एंड न्यूक्लियस बेइंग टू डिसेपरेट। इसमें कौन सा मतलब माइटोसिस का वह पार्ट जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है, ER डिसअपेयर हो जाते हैं और न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाता है। तो ये जो प्रोफेज की स्टार्टिंग होती है उसमें ही हो जाता है। प्रोफेज के क्या क्या इवेंट थे? प्रोफेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता था, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डिसअपेयर होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डिसअपेयर हो जाएंगे। गोल्जी बॉडी डिसअपेयर हो जाएंगे। न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा। तो ईयरली प्रोफेज जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ये प्रोफेज के इवेंट थे जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 38, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ इन म्यूसिस ड्यूरिंग। यहाँ पे हाफ होना चाहिए, क्या? हाफ। क्रोमोसोम्स नंबर इज हाफ इन म्यूसिस ड्यूरिंग। तो जो एनाफेज फर्स्ट होता है इसका, क्या? एनाफेज फर्स्ट, इसमें हाफ हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आज क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज सच एज प्रोटीन सिंथेसिस अक्कर प्राइमरली ड्यूरिंग। सामान्य कोशिकीय क्रियाएं जैसे प्रोटीन संश्लेषण आदि प्राथमिक रूप से होती हैं। क्रोमोसोम रिप्लिकेट इन व्हिच स्टेज ऑफ म्यूसिस। क्रोमोसोम रिप्लिकेट किसमें करते हैं? और वह अवस्था जिसमें क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होती है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस G1 और G2 में होती है। और क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन किसमें होता है? किसमें होता है? डबल किसमें होते हैं? यस में। मतलब RNA और प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा G1 और G2 में, और यस में होगा DNA का डुप्लीकेशन। तो यही पूछ रहा है, ये तीनों किस में आते हैं? देखो यम को अलग किया गया है और इंटरफेज में G1 यस और G2 आ रहे हैं। G1 यस और G2, तो ये तीनों आ रहे हैं इंटरफेज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेज, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें और हमारा चैनल BSc वर्ल्ड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।